more thing we will focus today is which oxidation state is more stable, iron plus 2 or iron plus 3. Then how would we compare it? इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके लिए मैं आपको टूल और टेक्निक बता रहा हूं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. ट्रेंड इन M+3 M+2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इसका मतलब M+3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स M+2 एंड इसके रिडक्शन पोटेंशियल के ट्रेंड्स क्या होंगे उसके बारे में डिस्कशन हम कर रहे हैं. M+3 टू M+2, जैसे क्रोमियम +3 टू क्रोमियम +2, मैग्नीज +3 टू मैग्नीज +2, टाइटेनियम +3 टू टाइटेनियम +2. लोअर वैल्यू रिप्रेजेंट्स that M+3 is more stable, higher value represents that M+2 is more stable. Right? Now, मैंने स्टेटमेंट दे दिया. अब जिन लोगों को रटना है वो इतना सा स्टेटमेंट रख लेगा, लेकिन जिन लोगों को समझना है उनकी जर्नी अब स्टार्ट होती है. ठीक है, देखो मैं आपको एक ऐसे सिंपल एग्जांपल दे देता हूं कि एक मेटल है A +3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स A+2. ओके, और इसका जो पोटेंशियल आता है वो है +1.97 वोल्ट. दूसरा है +3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स B+2 और इसका पोटेंशियल आता है -0.26 वोल्ट. इन दोनों वैल्यूज को देख लो एक बार और अपना कुछ एक्सप्लेनेशन जो भी बना सकते हो वो बना लो. जस्ट थिंक इट ओवर के क्या लगता है आपको ऊपर की वैल्यूज देख के, और अगर किसी को कुछ अच्छा लगता है तो मुझे जरूर बताएं. कुछ लगाने का ट्राई तो करो, कुछ तो फील करो. मुझे तो कम से कम ये फील कराओ कि तुम्हें टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है, यू वांट टू लर्न. देखो मेरा टॉपिक तो इन 2 ब्लू लाइन के साथ खत्म हो जाता है अगर मुझे इन्फॉर्म ही करना है तो. बट आई वांट टू टीच यू. सो हेतवी बोलो, क्या लगता है तुम्हें? Sir, metal A would have the nature of to accept electron will be more of metal A, so it would have its reducing power less. ओके, गुड. मैं ये बोल सकता हूं इसमें कि +3 से +2 जाने का नेचर पॉजिटिव है. वैल्यू को जाने तो भाड़ में, वैल्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट. प्लस और माइनस साइन पे ध्यान दो. +3 से +2 जाने का नेचर पॉजिटिव है, मतलब ऑब्वियस है जब +3 से +2 जाने का नेचर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि +3 स्टेट इज लेस स्टेबल एंड +2 स्टेट इज मोर स्टेबल. लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाता है ना, तो +3 से +2 जाने का नेचर पॉजिटिव है. +3 से +2 जाने का नेचर पॉजिटिव है, इसका मतलब सब्सटेंस +3 से +2 में जाके खुद अपने आप को रिड्यूस कर लेता है. अपने आप को रिड्यूस करेगा तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज. मतलब एलिमेंट ए जब भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, इट विल बिहेव लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट इटसेल्फ विल अंडरगो रिडक्शन. ठीक है, क्योंकि उसकी रिड्यूस होने की नेचर पॉजिटिव है. रिड्यूस होने की नेचर पॉजिटिव है तो रिड्यूस हो जाएगा और दूसरे को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा. चलो अब तो मैंने आपको आइडिया दे दिया, अब तो फटाफट से कोई दूसरा बोलो. सेकंड स्टेटमेंट को देख के बोलो क्या हो रहा है.
सेकंड स्टेटमेंट को बोलो, देखो बी वाला स्टेटमेंट क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी थोड़ा ट्राई तो करो, क्या होगा जाएगा, जल्द ज्यादा गलत ही तो होगा तुम्हारा आंसर। सिर्फ 2 लोग, इतना एक्सप्लेन करने के बाद ओनली 2। युति, मनाली, आकाश, ओके। हाँ पंक्ति बोलो। सर जो सेकंड वाला बी एलिमेंट है वो रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा। वेरी गुड। बेसिकली उसमें क्या होगा, +3 से +2 जाने का नेचर नेगेटिव है, +3 से +2 जाने का नेचर नेगेटिव है, इसका मतलब वो रिवर्स नेचर पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब हमेशा वो क्या ट्राई करेगा, +2 से +3 जाने में का ट्राई करेगा, और +2 से +3 जाने का जब ट्राई करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। +2 से +3 जाके खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। पंक्ति 1 लाइन वाज मिसिंग इन योर आंसर, ऑलरेडी मैंने बहुत शॉर्ट आंसर पूछा था आपसे, तो इट्स ऑल राइट, मैं उसको थोड़ा रिफाइन कर देता हूं। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह तो बिहेव करेगा, पर कौन, +2 या +3, +2। समझो बात को, तुम ये तो डिसाइड कर लोगे यहां पे ऑक्सीडेशन एजेंट की तरह करेगा, यहां रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, पर कौन, आयरन +2 या आयरन +3, राइट। तो कौन सी नेचर आपको दिख रही है, +2 से +3 जाने की नेचर पॉजिटिव होगी, क्योंकि +3 से +2 जाने की नेचर क्या है, नेगेटिव है, तो रिवर्स वाली नेचर पॉजिटिव होगी। तो रिएक्टेंट कौन हो जाएगा, +2। रिएक्टेंट कौन हो जाएगा, +2। रिएक्टेंट हो गया +2, तो +2 विल एक्ट एज एन reducing agent because itself will undergo oxidation, right? देखो अब ये बात में सोचने में कि क्यों इतना ड्रैग कर रहे हो, क्या समझा रहे हो, क्या जरूरत है, तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं, ये टेक्स्ट बुक की 2 लाइन, ये भी टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट है, ये भी टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट है। टाइटेनियम +2, वेनेडियम +2, क्रोमियम +2 आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, वाई। ठीक है, आंसर इज ये सब बी वाली कैटेगरी के हैं, इनमें +3 से +2 जाने का पोटेंशियल नेगेटिव है, इसलिए ये हमेशा क्या करेंगे, +2 से +3 में जाएंगे, और +2 से +3 में जाएंगे, खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो दूसरे को क्या करेंगे, रिड्यूस। समझ में आ गया, देखो समझ में तुम्हें अभी आ जाएगा, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, आंखें बंद करके इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ टूल दिया है, टेक्निक दी है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसकी सोचना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि A+3 to A+2 is positive reduction potential। पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब रिडक्शन होगा, मतलब +3 +2 में रिड्यूस हो जाएगा। अगर ये रिड्यूस हो जाएगा तो हम कहेंगे A+3 will act as oxidizing agent। ठीक है, सेकेंड थिंग, B+3 to B+2 रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव। नेगेटिव है मतलब नहीं होगा, मतलब 3 से 2 नहीं होगा, 3 से 2 नहीं होगा तो 2 से 3 होगा, अगर फॉरवर्ड नहीं हो रहा है तो बैकवर्ड होगा। इसका मतलब +2 will change in +3, +2 will change in +3, इसका मतलब B+2 is reducing agent। right, lower value means less tendency to go from M+3 to M+2। अगर ये वैल्यू कम है तो इसका मतलब है +3 से +2 जाने की नेचर कम है,
हायर वैल्यू रिप्रेजेंट्स मोर टेंडेंसी टू गो फ्रॉम +3 to +2। अगर हायर वैल्यू है तो +3 से +2 जाने का नेचर ज्यादा है। +3 से +2 जाने का नेचर ज्यादा है मतलब खुद के रिड्यूस होने का नेचर ज्यादा है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ये भी टेक्स्ट बुक की लाइन है जिनको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। स्कैंडियम मिनिमम फॉर स्कैंडियम +3, स्कैंडियम +3 से स्कैंडियम +2 जाने का जो नेचर है वो मिनिमम है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बताओ मुझे। स्कैंडियम +3 से स्कैंडियम +2 जाने का नेचर मिनिमम है, तो इसका क्या मतलब निकाल सकते हो तुम? सोचो, दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा मेहनत करो। +3 स्कैंडियम +3 से स्कैंडियम +2 जाने का नेचर मिनिमम है, रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है पूरी सीरीज में। या हीर बोलो। सर रिडक्शन पोटेंशियल पूरी सीरीज में मिनिमम है तो वो ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों को रिड्यूस करेगा, मतलब उसका कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा? स्कैंडियम +2 विल ऑक्सीडाइज टू स्कैंडियम +3। इसको मैं दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूं। What I can say is, your answer is right, nothing wrong in that. I am just adding to it. पूरी सीरीज में स्कैंडियम +3 से स्कैंडियम +2 जाने का, +3 से +2 जाने का नेचर मिनिमम है। इसका मतलब मान लो कि ये जाता ही नहीं है, सब चले जाते हैं, ये नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? मैं सिंपली कह सकता हूं स्कैंडियम +3 इज मोस्ट स्टेबल इन ऑल। मतलब अगर मैं मैग्नीज का +3 बनाऊंगा, क्रोमियम का +3 बनाऊंगा, टाइटेनियम का +3 बनाऊंगा, जिंक का +3 बनाऊंगा, कॉपर का +2 बनाऊंगा, +3 बनाऊंगा, किसी का भी +3 बनाऊंगा, तो उसमें से सबसे ज्यादा +3 स्टेबल किसका होगा? स्कैंडियम +3 का होगा। समझ में आया हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किसकी कौन सी ऑक्सीडेशन ज्यादा स्टेबल है? राइट, दिस इज द क्राइटेरिया। हमने देखा सबकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जाने का पोटेंशियल देखा। सुनो ध्यान से, मैग्नीज +3 से मैग्नीज +2, आयरन +3 से आयरन +2, कॉपर +3 से कॉपर +2, जिंक +3 से जिंक +2, सबका चेक किया। जब सबके पोटेंशियल्स हमने चेक किए तो हमें पता चला स्कैंडियम +3 से स्कैंडियम +2 जाने का नेचर मिनिमम है, नेग्लिजिबल है। इन अदर वर्ड स्कैंडियम +3 स्कैंडियम +2 में जाता ही नहीं है कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। इसका मतलब स्कैंडियम का +3 फर्स्ट सीरीज के +3 में सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि स्कैंडियम +3 इज मोस्ट स्टेबल, तो आप जिंक +2 से भी कंपेयर करने लग जाओ, कॉपर +1 से कंपेयर करने लग जाओ, नहीं। मैं कह रहा हूं अगर सबका +3 बनाओगे, आयरन का +3, कॉपर का +3, जिंक का +3, टाइटेनियम का +3, वेनेडियम का +3, निकल का +3, सबका +3 बनाओगे तो स्कैंडियम का +3 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जिंक के लिए +3 से +2 हाईएस्ट है। मतलब क्या हुआ? पूरी सीरीज में जिंक के +3 से जिंक के +2 का, ये इंपॉर्टेंट है। कौन से रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हो? +2 से 0 का पोटेंशियल अलग होगा, +2 से +1 का पोटेंशियल अलग होगा। मैं बात कर रहा हूं +3 से +2 वाले की। तो जिंक +3 से जिंक +2 जाने का पोटेंशियल हाईएस्ट पॉजिटिव है थर्ड सीरीज में। क्या मतलब हुआ इसका? या मिली बोलो। So that zinc +3 will act as an oxidizing agent. ओके, गुड। यहां पे मैं And- ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटीज कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है? तो मैं ये कहूंगा कि जिंक का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता। अगर गलती से कभी बन भी गया
तो वो इमीडिएटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, या मैं ये कह सकता हूं कि जिंक का +3 बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो जो मैंने कल एक ऑक्सीडेशन स्टेट की टेबल बनाई थी ना, उसमें मैंने जिंक का सिर्फ +2 बना के छोड़ दिया था, और मैंने कहा था भाई इसका D10 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इसलिए ये +3 नहीं बना रहा है। ठीक है, लेकिन उसका और अच्छा एक्सप्लेनेशन आज मिला कि अगर हम जिंक का +3 बना भी देते हैं तो +3 से +2 जाने की नेचर बहुत ज्यादा है। मतलब +3 बना भी दोगे तो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 में। इसका मतलब +3 बिल्कुल स्टेबल नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कंपैरेटिवली हाई फॉर मैंगनीज +3। बोलो क्या मतलब हुआ इसका, शॉर्ट में बता दो फटाफट से। आप कंक्लूजन बताओ, अब ज्यादा लंबा लंबा डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यस युति बोलो। Sir, manganese will reduce itself to manganese +2. Mn Which +3. manganese will reduce itself to +2? Mn +3 will reduce itself to Mn +2. In other words, I can say Mn +2 will be more stable, right? +3 से +2 जाने का पोटेंशियल फेयरली पॉजिटिव है, फेयरली पॉजिटिव है। मैंने लिखा है कंपैरेटिवली हायर, फेयरली पॉजिटिव है। इसका मतलब मैंगनीज +2 बन सकता है, मैंगनीज +3 भी बन सकता है, लेकिन ज्यादा स्टेबल +2 होगा, बिकॉज +3 से +2 जाने की नेचर पॉजिटिव है। हमेशा याद रखो, रिएक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो होगा लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल। अगर +3 से +2 जाने का डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसका मतलब +3 +2 में जा रहा है। इसका मतलब +2 ज्यादा स्टेबल है और +3 कम स्टेबल है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब बताओ आयरन के लिए बताओ क्या होगा। सेम 4-5 पीपल रेज हैंड एवरी टाइम। बाकी लोगों को क्या प्रॉब्लम है? द सेम या ध्वनि बोलो। Sir, here Fe+3 will not reduce to Fe+2. Instead, it will get oxidized. Okay. So here +3 is more stable than +2. Yes, your second statement is right, not the first statement. ऐसा नहीं है कि +3 +2 में नहीं जाएगा और +2 +3 में नहीं जाएगा, राइट? बिकॉज मैंने लिखा है इट इज कंपैरेटिवली लो। मतलब अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आ गया तो वो फोर्सफुली +3 को +2 में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन अगर हम कंपैरेटिव स्टेबिलिटी देखते हैं तो +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, +2 की कम होगी, बिकॉज +3 से +2 जाने का जो नेचर है वो कंपैरेटिवली लो है। +3 +2 में नहीं जाना चाहता है। क्यों नहीं जाना चाहता, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि वो कम स्टेबल है। गॉट इट? सो दिस इज अबाउट हाउ वी कैन कंपेयर द स्टेबिलिटीज बाय यूजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। चलो आगे देखते हैं एक नया कंसेप्ट। क्वेश्चन को रीड करो। मैंने आपको 3 सब्सटेंस दिए हैं, ठीक है? मैग्नीज का एक ऑक्साइड दिया है, एक क्रोमियम का ऑक्साइड दिया है और एक वैनेडियम का ऑक्साइड दिया है, और पूछा है इनकी स्ट्रेंथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कंपेयर करो। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक सिंपल फंडा लगाएंगे, बहुत सिंपल फंडा। ठीक है, देखो, you are a donor, you want to donate some money to the NGO. There is another donor who also wants to donate it, and there is a third donor. A, B, C, 3 डोनर है, तीनों एनजीओ को पैसा देना चाहते हैं, तो तीनों डोनर हो गए। ठीक है, या फिर आप इसको दूसरे सेंस में समझो कि
चलो डोनर वाला एग्जांपल नहीं देते बिकॉज इलेक्ट्रॉन का बाद में कंफ्यूजन होगा। हम ये देखते हैं कि कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होगा? जब वो खुद रिड्यूस होगा। एग्रीड? जब वो खुद रिड्यूस होगा तो इट विल बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? जब वो खुद रिड्यूस होगा तब वो बिहेव करेगा ऑक्सीडाइज। और खुद को रिड्यूस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। एग्रीड? अब मैं आपको बताता हूं कि एक सब्सटेंस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, बी 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और सी 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो ज्यादा एक्सेप्ट कौन कर सकता है? सी। ठीक है? तो इट विल बिकम अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पे कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन के पोटेंशियल्स के कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल देख लो वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट या कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा उतना ज्यादा खुद रिड्यूस होगा। खुद जितना ज्यादा रिड्यूस होगा दूसरे को उतना ही ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है? तो लेट्स से यहां पे हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर x प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू +7। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +7। उसके बाद 2x प्लस 2 इंटू -2 is equal to -2, right? So here we will get Cr2O4 -2. This is Cr2O4 -2. So we have 4 into -2 is equal to -2, right? So here see basically 2 chromium है. Again there is a correction, sorry, this is not Cr2, this is O7. So we'll write it as 7 into -2. ठीक है? तो 2x is equal to +12. So x is equal to +6. Right? और वेनेडियम x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू +1। तो x इज इक्वल टू +5। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +5। नाउ व्हाट हैपेंस? मैंने कल आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ाई थी, तब बताया था कि मोस्टली सभी ग्रुप्स का जो स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है सभी एलिमेंट्स का एक्सेप्ट स्कैंडियम, वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें है +2। ठीक है? तो हम यही देखेंगे कि मैग्नीज +7 से आएगा +2, क्रोमियम आएगा +6 से +2 और वेनेडियम आएगा +6 से +2। तो +7 से +2 आने के लिए इट विल एक्सेप्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? क्रोमियम +6 से +2 आने के लिए विल एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड वेनेडियम +5 से +2 आने के लिए विल एक्सेप्ट ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो हु इज एक्सेप्टिंग मोर इलेक्ट्रॉन? Manganese is MnO4 minus is accepting more electron. So it is a stronger reducing agent because it has a more capacity to accept the electrons. Got it? So this is the simple idea कि हम ये decide करते हैं on the basis of the number of electrons being accepted. तो आप पढ़ते हो ना organic chemistry में, potassium permanganate is a stronger oxidizing agent than potassium dichromate. KMnO4 is a stronger oxidizing agent than potassium dichromate. उसका आंसर आज आपको मिल गया। पोटेशियम परमैंगनेट कैन accept 5 electrons. Potassium dichromate can accept 6 electrons. So potassium permanganate can accept 5 electron and potassium dichromate can accept 4 electrons. +7 से +2 and +6 से +2. ठीक है? So that is how potassium permanganate will be a stronger oxidizing agent. So this is also a way of deciding which is an oxidizing agent is a stronger or a weaker, right? And one more thing,
एक और क्वेश्चन करते हैं। MnO2 MnO4 minus Mn plus 2 A B C, which of these three will be only reducing agent, only oxidizing agent, both oxidizing as well as reducing agent? या ध्रुविन बोलो। Sir, Mn plus 2 will be only an oxidizing agent because it cannot reduce further because minimum oxidation state is plus 2, and MnO4 minus will be act as only reducing agent because it has achieved maximum oxidation number of plus 7, whereas in MnO2 its oxidation state is plus 4, so it can go either way. Your third answer is correct. फर्स्ट और सेकंड को एक बार रीएनालाइज करो। कंसेप्ट तुमने ठीक लगाया पर कुछ बोलने में गड़बड़ किया, एक बार चेक करो दोबारा। हाँ हीर बोलो। Sir, Mn plus 2 will not reduce further, so it is now going to oxidize, so it will be a reducing agent. And MnO2 will act as both reducing and oxidizing, and MnO4 minus will now not oxidize, it will reduce, so it will act as oxidizing agent. Great, so that's the answer. देखो मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे एक हिंट लिख देता हूं। That hint is possible oxidation state of manganese are plus 2 to plus 7. ओके तो ये प्लस 2 है और ये प्लस 7 है और ये प्लस 4 है। तो प्लस 2 कैन ओनली इंक्रीज, so I will write can undergo oxidation only. Contrary to that, if I talk about MnO4 minus, it is already at highest, so it can undergo only lower. We will call it as प्लस 7 से कम ही हो सकता है, कम ही होगा तो कैन अंडरगो रिडक्शन ओनली, राइट। और जो MnO4 माइनस है इट में अंडरगो रिडक्शन और इट में अंडरगो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन and oxidation. Now undergoing only oxidation so will behave as reducing agent, undergoing reduction so will behave as oxidizing agent. This can undergo oxidation as well as reduction, तो अगर reduce होगा तो behave करेगा as an oxidizing agent और अगर oxidize होगा तो will behave as an reducing agent. समझ में आया? ठीक है, so copy this.
Okay. Next, मैग्नीज एंड कोबाल्ट +3 से +2, मतलब मैग्नीज +3 से मैग्नीज +2 और कोबाल्ट +3 से कोबाल्ट +2, इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स आपको दिए हुए हैं 1 and 2. Predict the role of the oxidizing agent or a reducing agent. तो ये तो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ही था. +3 से +2 जाने का नेचर दोनों का क्या है? पॉजिटिव. इसका मतलब +3 विल रिड्यूस इनटू +2. इसका मतलब रिड्यूस हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, तो कैसे बिहेव करेगा? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्वेश्चन कॉपी करो. Write down the answer. In these two elements, +3 oxidation state to +2 oxidation state, +3 oxidation state to +2 oxidation state, reduction potential is positive. Reduction potential is positive. Hence, +3 oxidation state will reduce into +2. +3 oxidation state will reduce into +2. So Mn+3 and cobalt +3 will act as oxidizing agent. Will act as oxidizing agent. Now, titanium +2, vanadium +2 and chromium +2 are strong reducing agent. अब देखो क्वेश्चन का टाइप आप देखो. एग्जामिनर ने ये नहीं पूछा कि इज इट रिड्यूसिंग और इज इट ऑक्सीडाइजिंग. वर्डिक्ट दे दिया कि ये रिड्यूसिंग है, आप उसको जस्टिफाई कर दो. अच्छी बात है, हमारे लिए तो एक्सप्लेनेशन रेडी है. ठीक है, उन्होंने कह दिया कि रिड्यूसिंग, इसका मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा. इसका मतलब क्या हुआ? +2 +3 में जाएगा, तो हम कह देंगे +2 +3 में जा रहा है, तो हम कह देंगे +3 इज मोर स्टेबल देन +2. ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड आंसर कैसा होगा? राइट डाउन द आंसर. इन दीज 3 एलिमेंट्स, in these 3 elements, reduction potential from +3 to +2 oxidation state, +3 to +2 oxidation state,
is negative. That means their +3 oxidation state is more stable. Their +3 oxidation state is more stable. Hence, they will undergo oxidation from +2 to +3 oxidation state. Hence, they will undergo oxidation from +2 to +3 oxidation state. And their +2 oxidation state. And their +2 oxidation state will behave as reducing agent. So ये आपका जो आंसर है वो यहाँ पे मिल गया हमें. टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम का +3 से +2 में जाने वाला नेचर, +3 से +2 में जाने वाला नेचर नेगेटिव है. इसका मतलब +3 is more stable than +2. So +2 will change into +3 because +3 is more stable, +2 is less. तो जो लेस स्टेबल है वो मोर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये हो गया ऑक्सीडेशन. itself undergoing oxidation, so it will behave as a reducing agent. ठीक है. तो नेक्स्ट इज, अब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में. वी डिस्कस्ड अबाउट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इनके जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में कंप्लीट कर लिए थे. आई हैड गिवन यू टाइम टू रिवाइज द पीरियोडिक टेबल कांसेप्ट्स एंड ऑल दैट. तो हमने पहले स्पेशल कैरेक्टर डिस्कस कर लिए थे, जैसे कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन प्रॉपर्टी, अलॉय फॉर्मेशन प्रॉपर्टी, राइट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. सो जितनी स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं वो हमने पहले डिस्कस कर लिया, उसके बाद में जनरल कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का भी इंट्रोडक्शन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले. ठीक है. सो क्विकली रिवाइज दैट व्हाट वी हैव डन इन द एफ ब्लॉक. दिस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहां से कहां होते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर पार्ट ऑफ द 6th period and 7th period. 6th period and 7th period. 6th period में वालों को बोलते हैं 4F सीरीज और 7th period वालों को बोलते हैं 5F सीरीज. सो वी कैन से एफ ब्लॉक का जो रेंज है, दैट रेंज इज फ्रॉम दो सीरीज में हमने डिवाइड किया, लेंथेनियम सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज. लेंथेनाइट सीरीज में आते हैं सीरियम 58 टू ल्यूटिटियम 71 तक, और एक्टिनाइट सीरीज में आते हैं थोरियम 90 टू लॉरेंशियम 103. ओके. सो क्विक फैक्ट्स. 14 एलिमेंट्स इमीडिएटली आफ्टर लेंथेनियम, that is cerium 58 to lutetium 71 are called lanthanides. They are represented by the sign Ln. तो इन सभी 14 एलिमेंट्स को हम एक सिंपल साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Ln. पूरी पीरियोडिक टेबल में Ln सिंबल किसी एक एलिमेंट के लिए यूज नहीं किया गया है. जब Ln सिंबल यूज करते हैं तो हम एक साथ 14 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटिटियम. पूरी 4F सीरीज को शो करने के लिए एक सिंगल सिंबल है, एंड दैट सिंबल इज Ln. नाउ द पीरियोडिक टेबल सीरीज ऑफ द 14 एलिमेंट्स आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर एक्टिनियम, यानी थोरियम 90 से लेके लॉरेंशियम 103 तक, दे आर कॉल्ड एज एक्टिनाइड सीरीज. These elements are called as actinoids. F ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2f 1 to 14
0 to 14, n minus 1 d, 0 or 1 ns2. Now electronic configuration and the oxidation state. तो lanthanide सीरीज के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड इज अ कॉमन इन ऑल द एलिमेंट्स, लेकिन एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता रहता है। ठीक है, ध्यान से देखो, लैंथेनियम ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है 57, सीरियम 58, प्रोमीथियम 59, गैडोलिनियम 64 एंड ल्यूटिटियम 71। हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं। तो इनके पहले वाली इनर्ट गैस है जेनॉन, सो जेनॉन यानी 5p कंप्लीट हो गया है, 5p कंप्लीट हो गया तो अब फिलिंग होगा 6s का। ठीक है, तो वी हैव 6s, 6s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4f और 4f के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 5d में। दिस इज द सीक्वेंस वी आर सपोज टू फॉलो। पहले 6s में, 6s के बाद 4f में, 4f के बाद 5d में। दिस इज टू बी एप्लीकेबल फॉर एज पर द अबव प्रिंसिपल। तो 54 प्लस 2 56। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए 4f में, लेकिन लैंथेनाइड में एक्सेप्शन आता है और उसका एक इलेक्ट्रॉन जाता है 5d में। दैट इज एक्सेप्शन। इसका मतलब हम कह सकते हैं द लैंथेनियम वाज सपोज्ड टू बी अ डी ब्लॉक एलिमेंट, but it behaves like, sorry, lanthanum was supposed to be F block element, but it actually behaves as a D block element. ठीक है, सीरियम 54 प्लस 2 56। एक इलेक्ट्रॉन लैंथेनियम वाला गलती से गया डी में, राइट, और उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन 54 प्लस 2 56, 57 और भी 58। मतलब जो मिस्टेक लैंथेनियम में हुआ कि इलेक्ट्रॉन 4f की जगह 5d में गया, उस मिस्टेक को हम कंटिन्यू करते हैं इन केस ऑफ सीरियम, लेकिन उसके बाद वाले एलिमेंट्स में ये मिस्टेक को कैरी नहीं करना है। मतलब सिंपल अफबाउ प्रिंसिपल फॉलो करना है। So this is 59, 54 plus 2 56, 56 plus 3 59. Now we will not carry the mistake. ये जो F की जगह इलेक्ट्रॉन D में गया बाय मिस्टेक, ये हमें फॉलो करना है लैंथेनियम में और सीरियम में। उसके बाद के एलिमेंट्स में इसको फॉलो नहीं करना है। अब आगे देखो 64 में 54 प्लस 2 56, 56 प्लस 8 64, लेकिन ये है F8, F की कैपेसिटी होती है 14, तो हाफ फिल्ड कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब अगर हम F का एक इलेक्ट्रॉन निकाल के D में डाल देंगे तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी अचीव हो जाएगी। सो गैडोलिनियम में भी एक इलेक्ट्रॉन D में जाएगा, तो D8 की जगह ये होगा D7 और इसका एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 5d में। ल्यूटिटियम 54 प्लस 2 56, ल्यूटिटियम 71, 56 प्लस 14, राइट 70, और 71 इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां पे। ठीक है, तो ध्यान से सुनो एक लाइन, पूरी 4f सीरीज कहां से स्टार्ट होती है 58 से लेके 71 तक। कहां से कहां तक 58 से 71।
कहां पे इलेक्ट्रॉन डी में रखना है, कहां इलेक्ट्रॉन डी में नहीं रखना है, तो फर्स्ट, मिडिल, लास्ट। सीरियम 58, गैडोलिनियम 64 एंड लास्ट ल्यूटिटियम 71। ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन 5d में जाएगा, बाकी सब में जो आपका नॉर्मल अफबाउ प्रिंसिपल है वो फॉलो करना है। नॉर्मल अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, 6s के बाद सीधा उठ के चले जाओ 4f में, 6s के बाद डायरेक्ट किस में चले जाना है, 4f में चले जाना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो स्टेटमेंट नोट कर लो। इन 4f सीरीज only 3 elements will be having 1 electron in 5d orbital. Only 3 elements will be having 1 electron in 5d orbital. Bracket में against Aufbau principle. Against Aufbau principle. Cerium 58, gadolinium 64, lutetium 71. For rest of the elements, follow Aufbau principle. तो देखो यहां पे ये सीरियम 58, उसके बाद में गैडोलिनियम 64, और ल्यूटिटियम 71। ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d में गया है, बाकी सबके इलेक्ट्रॉन 4f में फिल हुए हैं। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हमारा इस चैप्टर का कंक्लूडिंग सेशन होगा, और इस चैप्टर में 2 टॉपिक बाकी रह गए हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। बाकी मैंने सब कुछ कंप्लीट करवा लिया, आपकी चॉइस है एज पर बोर्ड पैटर्न आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आई हैव टॉट यू एवरीथिंग। 2 टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाए हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, बट उनके दोनों के सेपरेट वीडियोस, पोटेशियम परमैंगनेट का वीडियो और पोटेशियम डाइक्रोमेट का वीडियो, ये मैं आपको शेयर करूंगा सेपरेटली। ठीक है, वो आपको ऑफलाइन देखना है। ठीक है, और इसके बाद हम फोकस करेंगे 2 चैप्टर्स पे पैरेलली, जैसा मैंने आपसे पहले कहा था। पैरेलली अभी ऑर्गेनिक चलेगी, जो हम 10th जनवरी तक पूरा ऑर्गेनिक वाला पार्ट खत्म कर देंगे, एंड along with that parallelly आपका चलेगा P block in the small parts, right? So thanks, have a nice day.